15.9 में। और 15.9 इतना महत्वपूर्ण बिंदु है कि मैं अपने शोधार्थी को उसको शोध करा रहा हूँ, 15.9 के ऊपर ही शोध करा रहा हूँ मैं। और ये कहा जा रहा है कि अब विश्वविद्यालयों में जो शोध छात्र एंटर करेंगे, टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट तो है ही, जो शोध छात्र एंटर करेंगे उनको भी करिकुलम, पेडागॉजी, असेसमेंट, टीचिंग के लिए सर्टेन क्रेडिट कोर्स करना होगा। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति का डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करिएगा, जिन लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है 15 उसको पढ़ते जाइएगा। हर पैराग्राफ का नंबर है, 1.0 से शुरू होता है, करते करते आप 15.9 पर जाइएगा तो 15.9 पर उसका उत्तर है। इस वजह से एक और बात छोटी सी यहाँ आपको बताते हुए चलूं मैं आगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो डॉक्यूमेंट आया है, इसके परिप्रेक्ष्य में एक और डॉक्यूमेंट आया है यूजीसी का, मल्टीडिसिप्लिनैरिटी के ऊपर। मल्टीडिसिप्लिनैरिटी, और मल्टीडिसिप्लिनैरिटी का ये डॉक्यूमेंट कहता है कि किसी भी विश्वविद्यालय में एजुकेशन डिपार्टमेंट सेंटर स्टेज पर होगा, आना ही पड़ेगा इसको सेंटर स्टेज पर। और इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो अगले कई दशकों तक आपका शिक्षक के रूप में जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल होगा, बशर्ते कि आप आने वाले 2 साल बहुत ही संजीदगी के साथ आप डिवोट करें, डेडिकेट करें। शिव खेरा की किताब है यू कैन विन, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं अक्सर कहता हूँ अपने टीचर ट्रेनिंग से कि एक बहुत बेसिक सी किताब है, रेलवे स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, इसको आप कभी पढ़ें। इसमें बहुत सारी स्टोरीज है जो आपको मदद करेगी। इसमें एक बात कहते हैं, एटीट्यूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन कंटेंट। Attitude is more important than content. If you have attitude, you can pick the content at any moment of time. But if you have content and you don't have attitude, you will be leading nowhere. So attitude is more important than content. जाकिर हुसैन टीचर एजुकेशन सेंटर आपको कंटेंट के साथ साथ वो एटीट्यूड भी देगा अगले 2 वर्षों में। आप इसको सकारात्मक रूप से पकड़िए। टीचिंग एज ए प्रोफेशन की जब मैं बात करता हूँ और मैं अपनी टीचर एजुकेशन की कक्षाओं में जब जाता हूँ तो सबसे पहले पहली क्लास में चुटकुला सुनाता हूँ। बिल्कुल पहली क्लास में टीचर ट्रेनिंग को चुटकुला सुनाता हूँ। चुटकुला मैं आपको भी सुनाता हूँ। चुटकुला कुछ ऐसा है कि 2 बहरे आपस में बात कर रहे हैं। बहरा समझते हैं? इसको सुनाई नहीं पड़ता। तो 2 बहरे आपस में बात कर रहे हैं। पहला बहरा दूसरे बहरे से कहता है क्यों भैया बाजार जा रहे हो? तो दूसरा वाला कहता है नहीं नहीं मैं बाजार जा रहा हूँ। तो पहला वाला कहता है ओ अच्छा मुझे लगा बाजार जा रहे हैं। आपको हंसाना, गुदगुदाना, मुस्कुराना ये मेरा बिल्कुल पर्पस नहीं था। इस चुटकुले के पीछे एक संदेश है और संदेश ये है कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भारत की कक्षाओं में हम इन्हीं 2 बहरों की तरह व्यवहार करते हैं। हम जो बोलते हैं वो आप नहीं सुनते, आप जो बोलते हैं वो हम नहीं सुनते। इसलिए आप अगले 2 वर्षों में यहाँ से जब निकलेंगे तो ये जो चुटकुला है ये गलत साबित हो, ऐसा जाकर के आप अपनी कक्षाओं में सिद्ध करेंगे। एक और छोटी सी कहानी है, फिर भी शिव खेरा को लेके आऊँ मैं। यू कैन विन में पहली कहानी है कि एक मेला लगा हुआ है, उस मेले में एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है बहुत सारे। तो जब उसकी सेल जो है वो स्लो हो जाती है तो वो एक गुब्बारे में गैस भरता है और उसको छोड़ देता है। और जैसे ही वो गैस का गुब्बारा छोड़ता है, हवा में उड़ता है, तो बच्चे उसके पास भागते हुए आते हैं और उसकी सेल अचानक से बढ़ जाती है। तो ये प्रोसेस चलता है, गुब्बारे बिक रहे हैं, जैसे भीड़ कम हुई तो कोई गुब्बारा छोड़ता है, फिर भीड़ आ जाती है, फिर उसकी सेल बढ़ जाती है, ऐसे चलता रहता है। चलते चलते एक छोटा बच्चा है, वो दूर से इस बात को ऑब्जर्व कर रहा है और वो उस गुब्बारे वाले के पास आता है और उसकी जैकेट पकड़ के टच करता है उसको और कहता है गुब्बारे वाले भैया ये काला वाला उड़ेगा क्या, ये नीला वाला उड़ेगा क्या, ये हरा वाला उड़ेगा क्या? तो गुब्बारे वाला जवाब जो देता है, मैं चाहता हूँ इस जवाब को आप सुने और इस जवाब पर आप चिंतन करें। तो गुब्बारे वाला कहता है बेटा ये कलर नहीं है जिसकी वजह से उड़ता है, ये इसके अंदर क्या भरा है उसकी वजह से उड़ता है। तो इसलिए हम किस जाति के हैं, धर्म के हैं, भाषा के हैं, मजहब के हैं, प्रांत के हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे अंदर वो सत्व है आगे बढ़ने का तो हम आगे बढ़ेंगे। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, पढ़ाई मध्य प्रदेश में हुई, नौकरी मैंने एक बड़ा पीरियड बंगाल में 10 साल किया, पिछले 5 वर्षों से बिहार में हूँ। और इस पूरे अनुभव के आधार पर और जो अलग अलग प्रांतों, ईश्वरी कृपा से सारे प्रांतों में बात करने का अवसर मिला है, मैंने एक चीज जानी है, एक चीज सीखा है, दुनिया के हर कोने का स्टूडेंट, हर कोने का बच्चा सीखना चाहता है। अगर आप उसको सिखाने की कैपेसिटी में हैं तो आप अच्छे टीचर हैं, आपका कैरियर भी अच्छा है, आप अच्छे टीचर भी हैं, और फिर जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है वो अलग लेवल की बात होती है।
जब बिहार आया सर तो मुझे लोगों ने कहा अरे आप यहाँ आ गए, यहाँ तो अटेंडेंस की बड़ी प्रॉब्लम है। तो पता नहीं, मेरे छात्र मेरे सामने गौतम बैठे हुए हैं, ये बता सकते हैं आपको बाद में मेरे जाने के बाद। मैं सुबह 5 बजे या सुबह 4 बजे क्लास लूंगा और 100% अटेंडेंस होगी। सुबह 4 बजे क्लास लूंगा और 100% अटेंडेंस होगी। और इसलिए नहीं होगी कि मैं कोई मैं कोई खुदा का भाई हूँ, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए होगी कि मैं अपने स्टूडेंट के साथ वो रैपो एस्टैब्लिश कर पाया। इसलिए टीचिंग एज ए प्रोफेशन में जब आप जा रहे हैं, सबसे पहला आपका जो मंत्र है वो एस्टैब्लिशिंग रैपो विद योर स्टूडेंट। रैपो समझते हैं, तादाद में स्थापित करना, एस्टैब्लिशिंग रैपो विद योर स्टूडेंट। विस्टन चर्चिल साहब एक बात कहते हैं, विस्टन चर्चिल साहब का स्टेटमेंट है जो बड़ा पॉपुलर, वो कहते हैं आई लाइक टू लर्न बट हेट टू बी टॉट। आई लाइक टू लर्न बट हेट टू बी टॉट। क्या मतलब है इसका? मिस्टर चर्चिल कहते हैं आई लाइक टू लर्न बट हेट टू बी टॉट। मुझे सीखना तो अच्छा लगता है लेकिन मुझे पढ़ाए जाने से घृणा है। आप एक कल्पना करिए, आप किसी कक्षा में बैठे हुए हैं सुबह सुबह और आशीष श्रीवास्तव नाम का कोई प्राणी यार कहेगा जो आज मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। ये अनसाइकोलॉजिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि ये इसमें एक दम्भ है, एक ईगो है और एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मैं कुछ पढ़ाऊंगा और आपको कुछ नहीं आता, इसलिए मैं बताऊंगा और आप जानेंगे। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऐसा नहीं है। कुछ मैं जानता हूँ, कुछ आप जानते हैं, जो आप जानते हैं, जो मैं जानता हूँ, इससे मिल कर हम आगे बढ़ेंगे और कंस्ट्रक्टिविज्म का पूरा आधार यही है। इसी तरह से अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं आई नेवर टीच माई पीपल, I never teach my people, I only attempt to provide conditions in which they can learn. वो कहते हैं I never teach my people, मैं कभी अपने छात्रों को नहीं पढ़ाता। तो फिर क्या करता हूँ मैं? वो कहते हैं I never teach my people, I only attempt to provide conditions in which they can learn. मैं अपने बच्चों को कभी नहीं पढ़ाता, मैं सिर्फ उन परिस्थितियों का निर्माण करता हूँ जिसमें वो सीख सके। और इसी पद्धति में जब आप स्वामी विवेकानंद जी को देखते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं और बड़ी अच्छी एनालॉजी देते हैं, वो एनालॉजी देते हैं बहुत अच्छी। उसमें कहते हैं कि जिस तरह से सरसों के बीज को हम हाथ पर रखकर पेड़ नहीं बना सकते, आप बना सकते हैं क्या? सरसों के बीज को हाथ पर रखिए और पेड़ बना दीजिए। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं जिस तरह से हम सरसों के बीज को हाथ पर रखकर पेड़ नहीं बना सकते, उसी तरह से हम पढ़ा नहीं सकते। सरसों के बीज को पेड़ बनाना है तो क्या करना होगा? उसको जमीन में डालना होगा, पानी देना होगा, उसको धूप दिखानी होगी, उसकी सुरक्षा करनी होगी। So what you are doing exactly, you are facilitating the seed. आप सिर्फ फैसिलिटेटर की तरह काम कर रहे हैं, उस पेड़ बनने की पोटेंशियल उस बीज में है। और जब ये एनालॉजी मुझे समझ में आई तो मुझे लगा कि एजुकेशन की सबसे अच्छी डेफिनेशन जो है वो स्वामी विवेकानंद की है, जिसमें वो क्या कहते हैं? कहते हैं एजुकेशन क्या है? कहते हैं एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन। शिक्षा क्या है? मैनिफेस्टेशन है, प्रकटीकरण है। किसका मैनिफेस्टेशन है? ऑफ परफेक्शन, उस पूर्णता का। कौन सी पूर्णता का? ऑलरेडी इन मैन, जो उस मनुष्य के अंदर खुद है। और इसलिए आप जब अपनी कक्षाओं में आकर पढ़ेंगे तो आपको यूनेस्को की एक रिपोर्ट बताई जाएगी आपकी कक्षाओं में। यूनेस्को की एक रिपोर्ट है डेलर्स कमीशन रिपोर्ट, डेलर्स कमीशन रिपोर्ट। और उस रिपोर्ट का जब आप नाम देखेंगे तो आपको स्वामी विवेकानंद और ये पूरी बात समझ में आएगी। उस रिपोर्ट का नाम है लर्निंग द ट्रेजर विद इन, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। तिरुवल्लुवर साहब, आप में से बहुत सारे लोग नाम शायद ना जानते हो। तिरुवल्लुवर बहुत फेमस सेंट हैं तमिलनाडु के। उनका एक ग्रंथ है तिरुकुरल, जिसको लिखते हैं, एक जगह लिखते हैं लेट अ ह्यूमन बीइंग लर्न व्हाटएवर ही मे लर्न, लेट अ ह्यूमन बीइंग लर्न व्हाटएवर ही मे लर्न एंड लेट हिज कंडक्ट बी वर्दी ऑफ हिज लर्निंग। एक मनुष्य को सीखने दीजिए जो कुछ सीखना चाहता है, लेकिन उसके उस सीखे हुए के अनुसार उसका कंडक्ट बनने दीजिए। और जब इस बात को मैं देख रहा था तो मुझे, मेरा सौभाग्य था कि मुझे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जो आश्रम है शांति निकेतन, वहाँ पर 10 साल पढ़ाने का अवसर मिला। और आप अपने जो आपका सिलेबस है टीचर एजुकेशन, तो उसमें नेचुरलिज्म और एजुकेशन थिंकर के रूप में टैगोर आपको पढ़ाए भी जाएंगे। तो टैगोर साहब की चिंता है, बल्कि चिंता का एक व्यंग है। उस व्यंग को मैं आपके सामने रखता हूँ, और इसलिए रखता हूँ क्योंकि आप भी भविष्य हैं। और आप जैसे लोग जब इन संदेशों को सुनेंगे, समझेंगे,
तो हम जो ये जो पूरा एजुकेशन प्रोसेस है, इस प्रोसेस में वो परिवर्तन ला पाएंगे जिनके लिए हम प्रयासरत हैं। तो टैगोर का एक व्यंग्य है, व्यंग्य क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं दैट एजुकेशन इज ए लिविंग, टैगोर कहते हैं दैट एजुकेशन इज ए लिविंग नॉट ए मैकेनिकल प्रोसेस। शिक्षा क्या है? लिविंग प्रोसेस है, सजीव प्रक्रिया है, ना कि मैकेनिकल प्रोसेस, ना कि यांत्रिक प्रक्रिया। दैट एजुकेशन इज ए लिविंग नॉट ए मैकेनिकल प्रोसेस इज ए ट्रुथ। ये एक सत्य है कि नहीं? एजुकेशन क्या है? सजीव प्रक्रिया है, यांत्रिक प्रक्रिया है? सजीव प्रक्रिया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं दैट एजुकेशन इज ए लिविंग नॉट ए मैकेनिकल प्रोसेस इज ए ट्रुथ। अब कहते हैं आगे, एज फ्रीली एडमिटेड एज इट इज परसिस्टेंटली इग्नोर्ड। एज फ्रीली एडमिटेड एज इट इज परसिस्टेंटली इग्नोर्ड। कहते हैं शिक्षा एक सजीव प्रक्रिया है, ना कि यांत्रिक प्रक्रिया। यह एक सत्य है, इस सत्य को जितनी शिद्दत से हम स्वीकार करते हैं उतनी ही शिद्दत से इसका तिरस्कार करते हैं, है ना? तो हमारी आपकी जिम्मेदारी क्या है? हमारी आपकी जिम्मेदारी ये है कि शिक्षा जो है वो सजीव प्रक्रिया बनी रहे। और सजीव प्रक्रिया जब बनने की बात आती है तो मैं अक्सर एक बात सुनाता हूँ कि मैं एक प्रोग्राम करने गया था, उसमें मैं पार्टिसिपेंट था और एक बहुत वरिष्ठ प्रोफेसर भाषण देने आए थे और मैं पीछे एक रो में, सेकेंड लास्ट रो में बैठा हुआ था, पीछे से सेकेंड लास्ट रो में बैठा हुआ था। तो भाषण चल रहा था, 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 चल रहा था। अचानक प्रोफेसर साहब की आंख क्लास के ऊपर आई, ऊपर से उतर के आंख क्लास के ऊपर आई तो उन्होंने देखा कि मेरे बगल में 3 लोग सो गए। बड़े प्रोफेसर थे, बाई चांस मुझे जानते थे, तो उन्होंने मुझसे कहा, आशीष जरा इन लोगों को जगा दीजिए, आशीष जरा इन लोगों को जगा दीजिए। तो मैंने कहा सर, मैंने उनको एक लाइन सुनाई, मैंने कहा सर ये अपराध मुझसे मत कराइए, सर ये अपराध मुझसे मत कराइए, आपने सुलाया है, आप ही जगाइए। सर ये अपराध मुझसे मत कराइए, आपने सुलाया है, आप ही जगाइए। कहने का मतलब क्या है? मंशा क्या है? मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप सब जागते रहें, और ये जो जागते रहने की प्रक्रिया है यही सजीव प्रक्रिया है, इसके लिए हमको कोई तारे तोड़ के नहीं बनाना। ये इसको किस शब्दों में कहूँ, लेकिन ये इसको मैं दुर्भाग्य कहूँ या बाई चांस परिस्थिति बस कहूँ, जो भी कहना हो, डिलीशन ऑफ क्लॉज 23, डिलीशन ऑफ क्लॉज 23, क्लॉज 23। आप सब टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में आए और आपको ये सब बातें डिटेल में बताई जाएंगी, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ आपको जल्दी से बता के जाता हूँ। भारत जब आजाद हुआ, और जब मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, भारत जब आजाद होता है और हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान का निर्माण हुआ नहीं था, संविधान का निर्माण हो रहा था, आपको जान के खुशी होगी, हैरानी होगी, दुख भी होगा कि एजुकेशन को, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो एजुकेशन को अधिकार, फंडामेंटल राइट्स में रखा गया था अंडर क्लॉज 23। अंडर क्लॉज 23 संविधान का को फाइनल रूप देने से पहले क्लॉज 23 के ऊपर एक उप समिति बनाई गई, 3 लोगों की उप समिति थी, A.K. अय्यर, M. रत्ना स्वामी और गोविंद बल्लभ पंत। A.K. अय्यर, M. रत्ना स्वामी और गोविंद बल्लभ पंत, इन 3 लोगों की एक उप समिति बनाई गई क्लॉज 23 के भविष्य को देखने के लिए। और इन 3 लोगों ने उसके ऊपर डिस्कशन किया, डिबेट किया, आर्ग्यूमेंट किया, बहुत सारे एक्सरसाइज किया, और फाइनली वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत के पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, संसाधन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसलिए शिक्षा को अधिकार में ना रखा जाए और क्लॉज 23 को डिलीट कर दिया गया। इसीलिए मैंने कहा डिलीशन ऑफ क्लॉज 23। और जब डिलीट किया गया तो इसको शिफ्ट कर दिया गया कहाँ? अब संविधान हमारा फाइनल हो गया, तो जो डिलीशन हुआ अधिकारों से, ये कहाँ जाके चला गया? ये चला गया संविधान के भाग 4 में, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का भाग कहते हैं। पार्ट 4 वकील साहब बैठे हुए, उनके सामने ये सब बातें ज्यादा नहीं करना चाहता, नहीं तो फंस जाऊंगा। भाग 4 में इसको प्रक्षेपित कर दिया गया आर्टिकल 45 के रूप में, आर्टिकल 45 के रूप में। और जब इसको प्रक्षेपित किया गया तो this article became a very important article which was given a sense of urgency। इसको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी दी गई, और जब मैं कह रहा हूँ सेंस ऑफ अर्जेंसी दी गई तो उसका क्या मतलब है? इस आर्टिकल को 10 वर्षों की समय सीमा में जोड़ा गया, और ये कहा गया कि इस आर्टिकल के जो मंतव्य हैं, इस
इसका जो इंटेंट है उसको हम संविधान के लागू होने के 10 वर्षों के भीतर प्राप्त कर लेंगे। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है और 10 वर्षों में पूरा होना था, तो 10 वर्ष कब पूरे होंगे? 1960 में। 60 बीत जाता है, 70 बीत जाता है, 80 बीत जाता है, 90 बीत जाता है और भारत का कोई भी राज्य आर्टिकल 45 के इंटेंट को प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? इसका रीजन यही कि वो भाग 4 में था। तो मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि टीचिंग एज ए प्रोफेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए जानना। तो इस पूरी परिस्थिति में जब इसको देखते हैं हम कि क्लॉज 23 डिलीट होता है, आर्टिकल 45 भाग 4 में जाता है, 4 दशकों तक भारत का कोई भी राज्य इसके इंटेंट को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो 1990 के वर्ष को मैं बहुत महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में देखता हूं और 1990 के दशक को बहुत महत्वपूर्ण दशक के रूप में देखता हूं। आप एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज का हिस्सा बन चुके हैं, अगले 2 वर्षों तक आप एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज का हिस्सा रहेंगे, इसलिए आप जब बाहर जाएं तो आपकी समझ इस तरह की हो। इस दृष्टि से ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मैं आपको बात बताऊंगा। तो 1990 को बहुत महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में मैं क्यों देखता हूं, क्योंकि 1990 में एक रिपोर्ट आती है जो पैराडाइम शिफ्ट करती है और ये रिपोर्ट है यूएनडीपी की रिपोर्ट HDR 1990। इसका फुल फॉर्म हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990। क्यों ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण है और क्यों ये वर्ष महत्वपूर्ण है? क्योंकि पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन इकोनॉमिस्ट की रिकमेंडेशन पर 1990 की जो रिपोर्ट है ये पैराडाइम शिफ्ट करती है और वो कहती है कि बहुत हो गया जीडीपी, किसी भी देश के विकास को मापने के लिए जीडीपी बहुत हो गया, अब हम HDI का इस्तेमाल करें। यानी 1990 की जो रिपोर्ट है ये पैराडाइम शिफ्ट लाती है फ्रॉम जीडीपी टू HDI और कहते हैं कि किसी भी देश के विकास को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बाद आशीष शिवा तो ओरिएंटेशन में क्यों बता रहे हैं? तो इसलिए बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि जब ये कहा गया कि किसी भी देश के विकास को HDI से देखेंगे तो HDI में क्या देखेंगे? तो 3 बातें देखेंगे HDI में। पहली बात देखेंगे उस देश के लोगों की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर ऑफ द सिटीजन ऑफ दैट नेशन, उस देश के लोगों की क्रय शक्ति। दूसरा हम देखेंगे हेल्थ ऑफ द सिटीजन ऑफ दैट नेशन, उस देश के लोगों का स्वास्थ्य। और तीसरा हम देखेंगे, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया, तीसरा हम देखेंगे एजुकेशन 1990 में कहा गया। अब अगला सवाल उठा तो इन 3 बातों को देखेंगे और HDI कैलकुलेट करेंगे और ये कहा गया कि जो HDI कैलकुलेट होगा इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू 1 में कैलकुलेट करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू 1 में कैलकुलेट करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसको परफेक्ट 1 मिलेगा, वो ट्रूली डेवलप्ड नेशन होगा। तो इसको मेजर करने के लिए परचेजिंग पावर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, उन दोनों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एजुकेशन देखेंगे। अब एजुकेशन में क्या देखेंगे? तो उस समय तय किया गया कि GER देखेंगे। क्या देखेंगे? GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देखेंगे। और इसलिए 1990 के बाद अगर आप दुनिया के देशों को देखो जिसमें भारत भी एक देश शामिल है, सभी देश GER के पीछे भागते हैं और क्वांटिफिकेशन बढ़ता जाता है। हमारे यहाँ दुर्भाग्य हुआ कि हम भागे क्वांटिफिकेशन के पीछे और हमने क्वालिटी इनपुट्स पर कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज किया, इसलिए आज हम बहुत सारे संकटों में हैं। तो ये जो GER है, इसका मतलब मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए हैं और इस क्वांटिफिकेशन को जब तक हम क्वालिटी सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे तब तक दिशा और दशा नहीं बनेगी। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको सबको पता भी होगी, लेकिन फिर भी मैं इसको हाईलाइट करके अंडरलाइन करके आपको बोलना चाहता हूं। इस समय आप सब एक शब्द से परिचित हैं जिसकी वजह से भारत दुनिया की निगाहों में है, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या हुआ? भारत युवाओं का देश है। समय जैसे आप किसी बच्चे का जन्म होता है, वो शैशवावस्था में आता है, फिर वो बाल्यावस्था में आता है, फिर वो टीन एज में आता है, फिर वो यंग एज में आता है, फिर वो एडल्ट में आता है, फिर वो ओल्ड में आता है। ऐसे साइक्लिक प्रोसेस है ये। इसी तरह से किसी देश के साथ भी होता है। आज भारत युवाओं का देश है, इसलिए पीछे हमने क्या गलतियां की, हमसे क्या भूलें हुई, हमने क्या ब्लंडर्स किए, क्या मिस्टेक्स किए, उस पर रोने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को संभाल पाए, इसको हम उचित दिशा और दशा दे पाए, तो ये जो हम बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर रहे हैं विश्व गुरु जैसी, ये तभी अचीव हो पाएंगी।